हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 26 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस में कैसे हम करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर एंड इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं और एडिटोरियल्स भी उसके परस्पेक्टिव से आए हैं, तो उनको भी आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कुछ न्यूज़ से और फिर हम एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर क्लाइमेट टॉक्स नेशंस गैदर टू आयरन आउट अ ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक्स। तो हमें पता है कि इस पूरे महीने नवंबर में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था क्लाइमेट चेंज के बारे में, और मैंने भी बहुत सारे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इन सारे टॉपिक्स को डिकोड करने की और एक्सप्लेन करने की काफ़ी कोशिश की है। सो अभी जो क्लाइमेट टॉक्स हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। जो COP29 है, बाकू अज़रबैजान में चल रही थी, वो अब फिनिश हो चुकी है। अब इसके बाद एक नई डिस्कशन चल रही है, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये वर्ल्ड के दूसरी साइड में है। ये जो डिस्कशन हो रहा है ये हो रहा है बुसान में। बुसान का है, बुसान है साउथ कोरिया के अंदर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है उसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड और एक इम्पॉर्टेंट पुरानी नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले एक स्टैटिक पोर्शन देते हैं, फिर हम चलेंगे न्यूज़ पर, क्योंकि फिर उससे न्यूज़ समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि मार्च 22 मतलब 2022 में एक असेंबली बैठती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली बैठती है जिसमें बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किस चीज़ का वो डिस्कशन कर रहे हैं? वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे हमने क्लाइमेट चेंज के लिए डिस्कशन के लिए एक हर साल होने वाली एनुअल मीटिंग, जिसको COP बोला गया है, ऐसी एक हर साल होने वाली एनुअल मीटिंग बना दी है ना। और उसी के चलते 2015 में जब COP21 हो रही थी, तब एक पेरिस अग्रीमेंट निकल के आया था। इस पेरिस अग्रीमेंट ने ही बोला था कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक जो राइज है ग्लोबल टेम्परेचर्स में, उसको स्टॉप करके रख देना है। मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर्स में राइज हो रहा है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना हो। 2021 के इस 21st सेंचुरी के एंड तक ये जो राइज है टेम्परेचर का, ये 2 डिग्री पर रुक जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट था जहाँ पे सारे नेशंस साथ में आए और उन्होंने इस गोल को अग्री कर लिया। तो ऐसा ही क्यों ना एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए भी बना पाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो 2022 में एक मीटिंग होती है जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि अब हम हर साल कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे क्लाइमेट चेंज जैसे ही प्लास्टिक पोल्यूशन पर भी हर साल पूरी सारी कंट्रीज मिलेगी और डिस्कशन करेगी कि कैसे हम एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल कोई ट्रीटी बनाए, कोई और इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन रुक जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका एम यह है कि प्लास्टिक पोल्यूशन भी रुके और फ्यूचर में कुछ सालों बाद प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही ओवरऑल रुक जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ एक्सेस में होना, जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, उसके कारण वो अपने एनवायरनमेंट में नेगेटिव इफेक्ट्स करती है। ये है प्लास्टिक, या ये है इन जनरल पोल्यूशन की डेफिनेशन। तो प्लास्टिक से पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली उसको बनाने लग गए। लेकिन ये हमें ऑब्वियसली पता है कि प्लास्टिक चाहे हम सही यूज़ में लें या फिर उसको गलत तरह से पोल्यूशन करें उसको यूज़ करके, हर चीज़ के अंदर जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब जब से प्लास्टिक प्रोड्यूस हो गया है उसके बाद से ही प्लास्टिक एनवायरनमेंट को डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन को ही रोकने की बात यहाँ पे चलेगी। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे डिस्कशन हो रहे हैं। अब देखो, जो हमने यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके लिए क्या करा हमने हमने अभी 29th मीटिंग करी और उसको बोला गया COP29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये बहुत बड़ी मीटिंग होती है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, देन एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स जाते हैं और इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। लेकिन ये जो है ये हर साल की एक एनुअल मीटिंग है। ऐसा ही एनुअल मीटिंग का ट्रेंड बनाने के लिए जहाँ पे फिर प्लास्टिक पोल्यूशन को ही डिस्कस करा है सिर्फ, उसके लिए पहले छोटी छोटी मीटिंग करी जाएगी। छोटी छोटी मीटिंग करी जाएगी जिसमें जो मेनली एग्जीक्यूटिव लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, सिर्फ वही यहाँ पे मीटिंग करेंगे। और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कुछ टाइम बाद कि हमें
अब से हर साल एक बड़ी मीटिंग करनी है। जैसे COP29 में इतने सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं, फिर प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए भी कोई ऐसी एनुअल मीटिंग चालू हो जाएगी जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। लेकिन ये मीटिंग किस टाइप की होगी, यहाँ पे क्या क्या बातें होंगी, कौन कौन से टारगेट्स होंगे, उसके लिए पहले हमें छोटी छोटी मीटिंग करनी पड़ेगी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोग करेंगे, जो मतलब कोई बड़े नेशन के लीडर्स नहीं है, बट ये बैकग्राउंड में काम करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही ना, इन्हीं को बोला गया है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। बस इतना ही आपको जानना है। और प्रीलिम्स में इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है ये क्या है। तो ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो बनाई गई है किसके लिए, मतलब ये एक टेम्परेरी कमेटी है, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट कमेटी है जिसका एम ये है कि ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी कुछ छोटी छोटी मीटिंग करेगी ताकि 2024 के अंत से पहले कोई ना कोई एक बहुत बड़ा लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन को बैन करने के लिए कोई ना कोई ट्रीटी या कोई ना कोई एनुअल इंस्ट्रूमेंट आ जाए। बस ये इसका एम है। तो ये जो आईएनसी की मीटिंग्स है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर हो रही है। एंड इसकी अभी तक 4 मीटिंग हो चुकी है। जैसे पहले कुछ मीटिंग उरुग्वे में थी, एक मीटिंग यूरोप में भी थी। तो अब जो मीटिंग है ये इसकी 5th मीटिंग हो रही है। और ये हो रही है कहाँ पर, ये मीटिंग हो रही है अभी बुसान में, जो कि है साउथ कोरिया में। इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आईएनसी क्या है और ये क्यों मीटिंग कर रहा है। तो 2022 में हमें रियलाइज हुआ कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन पर भी ध्यान देना है अच्छे से। इंटरनेशनल लेवल पर एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन करनी है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस अग्रीमेंट था। तो उसके लिए हमें पहले ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए कुछ बहुत ही छोटी छोटी मीटिंग्स करनी पड़ेगी। आईएनसी एक कमेटी बनाई गई जो इन छोटी मीटिंग्स को करवाएगा। और इस आईएनसी का एम क्या था जब ये 2022 में बनी थी, कि 2024 के एंड से पहले पहले हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि फ्यूचर में लीगली बाइंडिंग बन सके और प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए और फ्यूचर में प्लास्टिक प्रोडक्शन को रोकने के लिए वो काम करेगा, ठीक है। तो दिसंबर 1 को ये जो आईएनसी की है ये मीटिंग चालू होगी और ये 5th मीटिंग है। एंड इसमें 175 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आईएनसी में सारी की सारी कंट्रीज नहीं है, 175 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आईएनसी की जो 5 मीटिंग है इसकी डेडलाइन 2024 ही है। और ऑब्वियसली 2024 इस साल अगले महीने ही खत्म हो जाएगा। सो when were the Busan negotiations to prove successful, next year we can see a convention from the signatory nations ministers will come and adopt a periodic meetings etc etc। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो यही चीज़ कह रहा है कि जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज के लिए हर साल मिलती है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, वैसे ही अगर ये जो आईएनसी की छोटी छोटी मीटिंग्स सक्सेसफुल हो जाती है और 2024 में जो इसकी आखिरी मीटिंग हो रही है बुसान में वो सक्सेसफुल होती है, तो अगले साल से ही अगले साल से जो पीरियोडिक मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज की, वैसे ही पीरियोडिक मीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए भी होने लगेगी, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग आएंगे और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आएंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे न्यूज़ है। एंड ये बोला गया यहाँ पे, देखो जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील आई थी ना, वो COP21 था। इस साल जो कॉप था क्लाइमेट चेंज का वो 29 था, क्योंकि 29 ईयर्स हो चुके हैं। और ये 21st एडिशन था 2015 में। तो पेरिस क्लाइमेट डील जो कि एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है खुद ही के अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए, वो 21 साल बाद आया। लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए हम 21 साल वेट नहीं कर सकते, हमें तुरंत ही जल्दी से एक ग्लोबल कंसेंसस बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो कंट्रीज जिनकी कंट्री के अंदर प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी टाइप का, या वो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत ही धीरे धीरे प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम करने में बहुत ही धीरे आगे स्टेप्स ले रहे हैं। ड्रैगिंग देयर फीट, मतलब सपोज यूएई है, अब वो क्या बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, और इसी से ही प्लास्टिक भी बनता है, ठीक है। जो क्रूड ऑयल है उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनमें से प्लास्टिक बनता है, उन्हीं को यूज़ करके प्लास्टिक बनता है। तो जो कंट्रीज जिनके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ज़मीन से, या वो कंट्रीज जो कि प्लास्टिक के पॉलीमर्स बना रही है, वो बहुत ही धीरे धीरे प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए आगे काम करे, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्लास्टिक पोल्यूशन को बैन करने के लिए कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी आ गई तो उनकी इकोनॉमी पे एक झटका पड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड्स बैन ऑन उल्फा फॉर 5 years।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड इसमें बेसिकली ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। इसमें आपको बैकग्राउंड ज़्यादा समझना है क्योंकि जो न्यूज़ है वो तो थोड़ी सी छोटी है बट बैकग्राउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि क्या अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया का पार्ट रहेगा या नहीं। एंड इसलिए काफ़ी डिस्कशन भी हुए। कुछ पार्ट्स जो है नॉर्थ ईस्ट के उन्होंने बहुत ही लीनियंटली इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए एंड कुछ पार्ट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, उन्हीं में से असम के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो एक्चुअली इसको अहोम बोलते हैं, एस को जो एच प्रोनाउंस किया जाता है इसलिए यहाँ पे ASOM लिखा है। तो अहोम की यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट एक बनती है जिसका एम था कि इन्हें असम को इंडिया से इंडिपेंडेंट कराना था, सेसीड करना था, अलग करना था। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फिर जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1979 में, उसके बाद इसको बैन कर दिया जाता है 1990 में। एक्चुअली होता यह है कि ULFA है तो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती है। इतनी बड़ी होती जाती है कि ULFA के अंदर खुद ही के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं और बहुत सारे फैक्शंस ULFA के अंदर बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्शंस थे ULFA के अंदर जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आके कोई ना कोई पीस डील साइन कर ली, लेकिन कुछ ऐसे फैक्शन हैं जो अभी भी कंट्री से इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और होम मिनिस्ट्री इन जनरल कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट इज़ वाई होम मिनिस्ट्री ने अभी उल्फा पे और उसके जितने भी फैक्शंस हैं उन सब पर बैन फिर से लगा दिया है और उसको कंटिन्यू कर दिया है 5 साल और, क्योंकि इन्हें लगा कि यहाँ पे जो वायलेंस है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इतनी न्यूज़ है और ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्चुअली जो पूरा टॉपिक है ये UPSC का कोर टॉपिक है पॉलिटी के अंदर ही, जहाँ पे प्रियम्बल उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में भी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि प्रियम्बल के अंदर सेक्युलर एंड सोशलिस्ट ये टर्म्स जब प्रियम्बल बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 1949 के अंदर और उसके बाद 1950 में वो फाइनली इनैक्टमेंट हो जाता है उसका। तो इसके बाद यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के वर्जन में जो प्रियम्बल था उसमें सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म ऐसे कोई टर्म्स नहीं थे। होता क्या है फिर कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसके थ्रू ये दोनों टर्म्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं 1976 के अंदर। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि होती है। और इसका रीज़न क्या था? देखो, जब इन दोनों टर्म्स को इंडिया के प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड किया गया तो ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो स्टार्टिंग से ही सेक्युलर है। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सेक्युलर एलिमेंट्स है। सेक्युलर मतलब कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट या कोई भी अथॉरिटी वो रिलीजन के बेसिस पे किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। बेसिक मतलब सेक्युलरिज्म का यही होता है। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से, क्योंकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में तो ये प्रिंसिपल है कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इंडिया में ये है कि हम रिलीजन के जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लेते कोई ऐसा रिलीजन है जिसको ज़रूरत है गवर्नमेंट की तो वहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो पारसी कम्युनिटी है उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जाती है और ऐसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स चलाई है, जैसे जियो पारसी स्कीम। सो इसमें क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो हेल्प कर रहा है एक रिलीजन की। तो आपको तो लगेगा कि यहाँ पे तो सेक्युलरिज्म वायलेट हो गया, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने चला करके भेदभाव नहीं करा। गवर्नमेंट को सही में लगा कि एक कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है तो उसको बचाना ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंडिया में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसा तो है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के पर्सपेक्टिव से या किसी भी रिलीजन को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ना ही किसी एक रिलीजन को ज़्यादा फेवर करेगी, लेकिन जब नीड पड़ेगी तो वो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, वो भी पॉजिटिव एलिमेंट के अंदर। इतना
जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था। जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से वो ऑलरेडी प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो आर्टिकल 26 है, 27 है, देन 28 है, 25 है, ये रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। तो इन आर्टिकल्स के अंदर भी सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल ऑलरेडी मेंशन थे। फिर अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ो, बहुत सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39 एट्सेट्रा, इनको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जिसमें इक्वालिटी हो, हर कोई इक्वल हो, जिसके अंदर हर कोई एक दूसरे की हेल्प करे, और गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि सोसाइटी में अमीर अमीर होते रहे और गरीब गरीब रह जाए, ऐसे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सोशलिस्ट आइडिया है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा सोसाइटी में इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक सोशलिस्ट आइडिया है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सेक्युलर प्रिंसिपल भी थे और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल भी थे। एंड इन्हीं प्रिंसिपल्स को, या ये जो चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखी थी, लेकिन उसके अंदर आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ ये प्रिंसिपल्स उसमें है। और इन्हीं चीज़ों को डायरेक्टली प्रियम्बल में फिर इंक्लूड कर दिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के अंदर। ठीक है, तो अब इस पे डिबेट चलती है कि क्या इन टर्म्स को अलग से लिखने की ज़रूरत है प्रियम्बल में, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रियम्बल में लिखने में प्रॉब्लम क्या है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ बोल रहा है जो उसके अंदर हिडन है लेकिन सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की बात कर रहा है, तो उसको प्रियम्बल में भी लिखने में क्या प्रॉब्लम है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी है तो उसको प्रियम्बल में लिख कर क्या हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि दो साइड की डिबेट थी जो चल रही थी बहुत सालों से। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस हैं, बाय द वे नवंबर में ही इंडिया में नए चीफ जस्टिस आए हैं। 10 नवंबर से पहले इंडिया के चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ जी, और अब संजीव खन्ना जी अब बन चुके हैं इंडिया के चीफ जस्टिस। तो ये आपको डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए। एनीवे, तो उन्होंने बोला है कि जो सेक्युलर वर्ड है प्रियम्बल के अंदर, ये पूरी रिपब्लिक को डिनोट करता है जो कि सारे रिलीजन्स को इक्वल रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, और जो सोशलिस्ट है ये एक ऐसी कंट्री को या एक ऐसे रिपब्लिक को डिनोट करता है, एक्सप्लेन करता है, जो डेडिकेटेड है सारे फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि किसी भी कम्युनिटी का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसे कम है, या वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, या वो किसी पर्टिकुलर रीजन से आते हैं। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होना चाहिए, जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म होनी चाहिए, और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इन चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करना ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल ही है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रिंसिपल्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी इम्प्लाइड है, पहले से लिखे थे, बस 76 के अंदर उसको प्रियम्बल के अंदर अलग से लिख दिया गया। तो इससे कुछ गलत तो हुआ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, राइट। तो उन्होंने बस इसी पर ये डिस्कशन दिया है कि 42nd अमेंडमेंट में 1976 के थ्रू ये दोनों टर्म्स आए थे। एक्चुअली और भी टर्म्स थे, बट इन दोनों टर्म्स पे डिबेट हो रहा था। कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इनएलिएनेबल पार्ट है। देखो, अब इस पर भी जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत बड़ी डिबेट आप पढ़ते हो कि क्या प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये पूरी डिबेट है उसमें, बट देखो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो डेफिनेटली पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड पार्लियामेंट, ठीक है, फिर एक और चीज़, पार्लियामेंट के एक पास पावर है जहाँ पे वो आर्टिकल 368 को यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, पहली बात तो उसके अंदर सेक्युलर एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को जब इंट्रोड्यूस करा था 1976 में, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म पहली बात तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लाइड है और डिफरेंट आर्टिकल्स में वो मेंशन्ड है दूसरे नामों से, तो इसको प्रियम्बल में लिखना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि देखो, ये जो 76 के अंदर प्रियम्बल को अमेंड करा गया था, ये किसने करा था? ये पार्लियामेंट ने करा था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने करा था, और पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर, या सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी है ही आर्टिकल 368 के अंदर।
तो डेफिनेटली जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकती है, एंड डेफिनेटली वो प्रियम्बल को भी जब अमेंड करेगी तो इसी 368 वाली पावर को ही यूज करके करेगी, क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है। फाइन। द कोर्ट कंफर्म्ड the retrospective amendment to the preamble saying the date of adoption would not curtail the power of 368। और ये भी उन्होंने बोला, एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 1950 में ही चालू हो गया था और आप उसको 76 में उसके प्रियम्बल को कैसे बदल सकते हो, मतलब क्योंकि प्रियम्बल में तो डेफिनेशन में दो टर्म्स डाल दिए, सेक्युलर और सोशलिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो 76 में जब सेक्युलर और सोशलिस्ट ये टर्म दोनों डाले गए प्रियम्बल के अंदर, इसका मतलब नहीं है कि 1976 के बाद से इंडिया सेक्युलर या सोशलिस्ट बना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया स्टार्टिंग से ही सेक्युलर और सोशलिस्ट था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स बोल रहे हैं कि इंडिया सेक्युलर है, सोशलिस्ट है। तो 76 के अंदर इन दोनों को प्रियम्बल में डालने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बदल दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी CJI बोल रहे हैं, ठीक है। देन द कोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो कि समय के साथ बदलता रहता है, अडेप्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा ही ये न्यूज़ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वैसे। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेज 1435 करोड़ रुपीज स्कीम फॉर पैन 2.0। सो अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट फिल्म्स में आप कहीं रैंडमली इस ऐसे रैंडम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो वन डे एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पैन बेसिकली क्या होता है कि इंपॉर्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर है जो कि फाइनेंशियल डिटेल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक अभी इस पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग जो पैन कार्ड है वो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बन जाएगा। ये एक ऐसा कार्ड होगा जो एक किसी भी इंसान की जो फाइनेंशियल आइडेंटिटी है उसको डिफाइन कर सकता है या उससे वो चीज़ों को समझ सकता है। सो पैन कार्ड तो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आप में से काफ़ी लोगों के पास पैन कार्ड होगा भी या आपके पेरेंट्स के पास होगा। सो जब पैन कार्ड एक कार्ड एग्जिस्ट करता है जो कि एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी मान सकते हो आप उसको, तो अब ये पैन 2.0 क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें यह है कि अब इसमें पहले बात तो एक QR कोड लगा दिया गया है। दूसरी चीज़, पैन 2.0 एक पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर ये उन्होंने बोला है कि जितने भी पेपर वर्क है ना, अब पेपर वर्क बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग होते थे जो पैन कार्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद बैंक में कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते थे उनको, पैन कार्ड की डिफरेंट डिफरेंट जगह उनको फोटो कॉपी सबमिट करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे है पैन कार्ड के ऊपर QR कोड है, तो उसको स्कैन करते ही बैंक सारे डिटेल्स उनकी ले लेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा कि जो पेपर वर्क है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा, जो ओवरऑल प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस है, उसका जो जितना टाइम लगा था वो टाइम बहुत कम लगेगा और प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आप लिखिए कि जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दी। अब ये अलग से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एक्चुअली कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कैबिनेट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और इन मिनिस्टर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स की कुछ कमिटीज़ बनी होती है। एक कमेटी में ये 3 मिनिस्टर मेंबर हो गए, एक और कमेटी है जिसमें ये 3 मिनिस्टर मेंबर हो गए, लेकिन कैबिनेट कमेटी जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स पे बनती है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होते हैं, और जिस कमेटी के मेंबर प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं वो उस कमेटी के चेयरमैन भी हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली जो स्पीडी सर्विस डिलीवरी होगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पूरा सिस्टम हो जाएगा पैन का, बस यही है। ये 2-3 टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसी के बेसिस पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल थ्राइव्स, लेट इट शो इंडिया द वे। तो शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। इसमें बहुत सारे एक्चुअली चीज़ें मैंशनड है, एक क्रोनोलॉजी भी मैंशनड है, कुछ इंपॉर्टेंट की जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली फिल्म्स के अंदर पॉलिटी के ना, कुछ जो छोटे छोटे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन पे क्वेश्चन आने लग गए हैं, और पिछले इनफैक्ट 10 सालों से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ की कॉन्सेप्ट्स मेंशनड है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो समझते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन करा है अपने एडिटोरियल में। तो इन्होंने बोला कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है डेफिनेटली वो तो नवंबर 26, 1949 को बन गया था, इवन दो वो कंप्लीटली इनैक्ट या फिर अडॉप्ट नहीं किया गया था सिर्फ इस दिन पर, क्योंकि नवंबर 26, 1949 पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद वेट करा गया किस चीज़ का? जनवरी 26 का, ठीक है। जनवरी 26 का वेट करा गया अगले साल 1950 में,
तब जाके फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फोर्स में आता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, आज भी तो नवंबर 26 है ना, तो आज क्या हो गया है, 75th ये एनिवर्सरी है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ठीक है, एंड इसलिए ये पॉसिबल है कि प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर जो नेक्स्ट यूपीएससी का होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो थ्योरी है उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि 75th ये एनिवर्सरी है। देन बी आर अम्बेडकर की जो स्पीच थी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट करा था, तब उन्होंने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस डिटरमाइन करेगी या डिपेंड होगी किस पर, उन लोगों पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक इंटरव्यू भी है, अगर आपने देखा हो, एक इंटरव्यू में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही चीज़ बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका है, लेकिन जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो लोग उसकी देखरेख करेंगे, जो लोग उसके कस्टोडियन होंगे, उनके कैरेक्टर पर डिपेंड होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है या नहीं। उन्होंने बोला एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो सकता है अगर उसके जो कस्टोडियन है वो खराब है, या फिर एक बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही शानदार बन सकता है या लगेगा अगर जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो गुड है। ठीक है, तो जो इम्प्लीमेंटर्स हैं सिर्फ उनकी इंटेंशंस और उनके कैरेक्टर पर ही डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है या नहीं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत ही बेसिक है, बेकार भी है, तो वो भी सक्सेसफुल हो सकता है एज लॉन्ग एज जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अच्छे कस्टोडियंस हैं। उन्होंने बोला कि जो सक्सेसिव जनरेशन्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबली कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन थी बी आर अम्बेडकर की, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसी जो लाइंस है ना, ये आप ऐसे में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ऐसे में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है ऐसे लाइंस लिखने में। GS2 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कोई थोड़ा सा ना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया आपसे मेंस में, तो आप ये चीज़ इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। देन बी आर अम्बेडकर ने दो ऐसी लेक्यूना इंडियन सोसाइटी में आइडेंटिफाई करे, मतलब दो प्रॉब्लम्स उन्होंने आइडेंटिफाई करी इंडियन सोसाइटी में, मतलब दो कमियां। एक उन्होंने बोला कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी की कमी है, दूसरा हमारी सोसाइटी में फ्रेटर्निटी की कमी है। इक्वालिटी तो हम सब जानते हैं कि हर कोई बराबर होना चाहिए, तो ऐसी भावना इंडिया में कम थी उस टाइम। और उन्होंने बोला कि जो फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा या ब्रदरहुड, ये भी इंडिया में उसकी कमी थी कुछ हद तक। तो हुआ क्या, बी आर अम्बेडकर का एम ये था कि ये दोनों जो कमियां हैं इंडियन सोसाइटी में, इसको सुधारना है, और कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से उन्होंने इन दोनों चीज़ों को सुधारने की कोशिश की। अब देखो ये दोनों क्योंकि चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इक्वालिटी की बात हो रही हो, तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि बी आर अम्बेडकर ने इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को दो लैक्यूना बताया था जिसकी एब्सेंस थी इंडिया में। या फ्रेटर्निटी का कोई क्वेश्चन आता है तब आप इसको भी मेंशन कर सकते हो, इसी कोट को या इस एग्जाम्पल को। तो हुआ क्या, उन्होंने यूज़ करा कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ टूल ताकि ये इन दोनों प्रॉब्लम्स को सुधार पाए। पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करा, सबको एक वोट देकर। कोई इंसान 10 करोड़ रुपए कमाता है या कोई इंसान 10,000 रुपए कमाता है, फर्क नहीं पड़ता, हर किसी के पास सिर्फ एक ही वोट है। तो ये है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उन्होंने क्वेश्चन करा कि जो इंडिया है वो लाइक हाउ लॉन्ग वुड इंडिया कंटिन्यू टू लिव इन इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी सोसाइटी में, कोई बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, कोई बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है सोसाइटी में, ये कब तक रहेगा इंडिया इसमें। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सेफगार्ड्स दिए। फिर फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा या ब्रदरहुड, जो कि बहुत ज़रूरी है एक सोशल लाइफ के लिए और कंट्री में यूनिटी के लिए। उन्होंने बोला कास्ट सिस्टम, रिलीजियस डिवीजन एंड लैक ऑफ शेयर्ड नेशनहुड के कारण हमारी कंट्री में उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रेटर्निटी नहीं थी। जो रिलीजियस डिविजन्स है या कास्ट सिस्टम है, ये तो आप समझते हो। लैक ऑफ शेयर्ड नेशनहुड की क्या प्रॉब्लम होगी कि देखो उस टाइम जब इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हो रहा था, तब बहुत सारे लोग बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से थे। फॉर एग्जांपल कोई साउथ इंडिया में है तो वो द्रविडियन भाषा बोल रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया में है तो वो इंडो यूरोपियन भाषा बोल रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है तो वो सीनो तिब्बतन भाषा बोल रहा है। तो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर ही इतना डिफरेंस आ गया। फिर आप स्किन ऑफ कलर देख लो, एथनिसिटी देख लो, जो लोग खाना खाते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं,
तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि जो शेयर्ड नेशनहुड का आइडिया है वो शायद थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाइल्यूटेड था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है कि ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। फिर उन्होंने बोला कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये इंटरडिपेंडेंट है। और यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी है ना, इन पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल लाइंस है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। देखो, लिबर्टी को आप थोड़ा समझ सकते हो कि फ्रीडम, फ्रीडम के नज़र से, या फिर थोड़ा लिबर्टी का बेसिकली मतलब होता है कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे सामने वो कम हो। जैसे कोई चिड़िया है, उसको उड़ना है, लेकिन आपने उसको पिंजरे में बंद कर दिया तो उसके पास लिबर्टी नहीं है। आपने उसका पिंजरा हटा दिया तो वो चिड़िया उड़ पाएगी। तो मतलब आपने क्या करा, जो ऑब्स्टिकल्स थे उसको हटा दिया ना, तब उस चिड़िया के पास उड़ने की लिबर्टी आ गई। तो दैट मीन्स लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स कम से कम हो। इक्वालिटी तो हमें पता है कि हर किसी को एक ही नज़र से देखना, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा या फिर ब्रदरहुड। उन्होंने बोला कि ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी वुड लीड टू सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू, है ना। आप खुद देखो, अगर इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी से होगा क्या। इक्वालिटी नहीं है तो एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत भर भर के पैसा है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो आप खुद ही देखो, ये जो ऊपर वाले लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर इनका मन करे कि भाई मुझे तो लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, और जिनके पास पैसे कम हैं उनका मन करे कि मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो आपको क्या लगता है कौन लैम्बोर्गिनी खरीद पाएगा? ऊपर वाले। नीचे वाले तो शायद कार खरीद ही नहीं पाए कोई भी, वो शायद सिर्फ बाइक या स्कूटी ही खरीद के रह जाए। इसका क्या मतलब है, किसकी इच्छाएं या किसकी विशेष पूरी हो रही है? उनकी विशेष पूरी हो रही है जिनके पैसे हैं, और उनकी विशेष पूरी नहीं हो रही जिनके पास पैसे नहीं है। तो लिबर्टी एक्चुअली है किसके पास? हाँ, ये बोल सकते हो ना आप कि जो कम पैसे वाले लोग हैं उनको किसी ने रोका थोड़ी लैम्बोर्गिनी खरीदने से, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं, जो एक्सटर्नल कंडीशंस ऐसी हैं कि वो लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद पाएंगे इवन दो उनको किसी ने रोका नहीं है। दैट मीन्स अगर इक्वालिटी नहीं है ना तो लिबर्टी भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि लिबर्टी सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद होगी जिनके पास फैसिलिटीज हैं। और इससे ये जो लोग ऊपर वाले हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो लिबर्टी से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहेंगे, और जो अनईक्वल हैं, जिनके पास इक्वालिटी, जिनको इक्वली ट्रीट नहीं करा जा रहा सोसाइटी के अंदर, वो लोग पीछे रह जाएंगे। कोई उनको रोक नहीं रहा, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं अपनी प्रॉपर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो वो जो लिबर्टी उनको मिली है वो किसी काम की नहीं है। तो इससे क्या है, कुछ ही लोग सुप्रीम हो गए, बाकी लोग नहीं हो पाए। दूसरी चीज़, अगर फ्रेटर्निटी नहीं हुई तो, फ्रेटर नहीं हुई तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी विद रिक्वायर एक्सटर्नल एनफोर्समेंट। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई कंट्री है जिसमें हर किसी के पास इक्वल पैसे हैं, मतलब कंप्लीट 100% इक्वालिटी है किसी कंट्री के अंदर, हर कोई एक ही लेवल पे है, ठीक है, और मान लेते हैं लिबर्टी भी है, दैट मीन्स हर किसी के पास फ्रीडम भी अवेलेबल है और हर किसी के पास इक्वल पैसा है, लेकिन वहां पे फ्रेटर्निटी नहीं है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो ये लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, एक दूसरे से जेलसी होंगी, या बोलेंगे सपोज क्योंकि हर किसी के पास इक्वालिटी है तो इसके पास भी 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए है, फाइन। तो अगर मान लेते हैं ये एक ही फैमिली है, ये तीनों लोग एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास 100 रुपए है, मेरे भाई के पास भी 100 रुपए है और मेरी बहन के पास 100 रुपए है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फाइन। लेकिन ये मान लेते हैं तीनों एक फैमिली में नहीं है, तो ये 100 रुपए वाला बोलेगा यार क्यों ना मैं इसके 100 रुपए ले लूं, मेरे 200 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़ाइयाँ चालू हो जाएगी एक दूसरे के वेल्थ को अक्वायर करने के लिए, क्योंकि भाईचारा नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है। लेकिन अगर हम सोचे कि सारे देशवासी हमारी फैमिली जैसे ही हैं और कंट्री में कंप्लीट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब कि जिसको हम जानते भी नहीं है उससे भी हम कनेक्ट कर पाए इस बेसिस पे कि वो हमारा ही कंट्री का एक मेंबर है। तो जब सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी तब आप सारे इंडिया को एक फैमिली जैसे देखोगे, तो फिर आप एक दूसरे के जो वेल्थ है उसको हड़पने की कोशिश नहीं करोगे। तो अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, तो इक्वालिटी और लिबर्टी को इन्फोर्स करने के लिए हमें पुलिस चाहिए या आर्मी चाहिए होगी, वरना लोग तो झगड़ते रहेंगे।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल 2 लाइन्स यहाँ पे लिखी है जिस पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स बन के पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है? इसलिए आपको ध्यान रखना ही चाहिए। फिर इस आर्टिकल में उन्होंने मेंशन करा है कि पिछले 75 ईयर्स में, क्योंकि 75th ये साल है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का 1949 से, तो इन 75 ईयर्स में क्या-क्या प्रोग्रेस हुई है इंडिया के अंदर। तो ये जो एडिटोरियल के ऑथर हैं वो अब ये खुद का असेसमेंट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इक्वालिटी को एक बार देखते हैं। देखो स्टार्टिंग से ही इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब आर्टिकल 17 के अंदर ऑलरेडी मेंशन हो गया था कि अनटचेबिलिटी खत्म, ठीक है? अनटचेबिलिटी अब हो नहीं रही। इसके बाद अफर्मेटिव एक्शन भी रखे गए, जैसे रिजर्वेशन दी गई एससीज को, ओबीसीज को, एंड अब वुमेन के पास भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये भी आपको पता है। तो रिजर्वेशन मिली जो स्टार्टिंग में बेसिकली टेम्परेरी नेचर की ही थी, बट वो एक टूल बन गया लोगों को एम्पावर करने का। लेकिन जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन इवन दो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है डिप्रेस्ड क्लासेस का, ये अभी भी इनफ नहीं था लोगों की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को ख़त्म करने के लिए। फेटर्निटी पे जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं कि कास्ट के लाइंस पे, क्रीड के लाइंस पे और रिलीजियस के लाइंस पे जो मोबिलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, जो टुकड़े हो रहे हैं सोसाइटी पे, वो सोशल कोहेशन के थोड़ा अगेंस्ट है। तो ये उन्होंने फ्रेटर्निटी पे बोला है। देन जो सेंस ऑफ नेशनहुड है एटलीस्ट ये थोड़ा इंप्रूव हुआ है, ये भी ऑथर का पर्सनल असेसमेंट है। फिर उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस, पहली बात तो उन्होंने ये लाइन बोली, और देखो ये काफ़ी अच्छी लाइन है। इस लाइन को आप बहुत सारे GS2 के मेंस के आंसर के स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हो कि 75 ईयर्स और 106 अमेंडमेंट्स के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थ्राइव कर रहा है, और वो सही बात है। लेकिन जो अंबेडकर ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो ऑथर खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हॉलो आउट हो गए, मतलब अंदर से उनको खोखला कर दिया गया है। जैसे जो RTI इंस्टीट्यूशन है पूरा उसका, देन बहुत सारी जो नेशनल बॉडीज़ है जैसे CBI, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि जो CBI है ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया है गवर्नमेंट का, ये खुद में एक कोई बॉडी नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। देन यहाँ पे बोला गया पार्लियामेंट को वीकन करा गया। एक्चुअली हिस्टोरिकली इंडिया में जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो जो एग्जीक्यूटिव है ना वो बहुत सारे ऑर्डिनेंस ले आता है। होता क्या है कि पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना सकता। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव को लॉ बनाना हो तो वो क्या करेगा, तो वो वेट करेगा कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होना चाहिए, तभी एग्जीक्यूटिव लॉ बना सकता है, और उसी को कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट फिर सेशन में आएगा तो एग्जीक्यूटिव को ये जो लॉ है ना ये पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। लेकिन अगर जो एग्जीक्यूटिव है वो चलाकर वेट कर रहा है कि कब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो और कब मैं ऑर्डिनेंस पास करूं, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की जो इंटेंशंस है वो अच्छी नहीं है। तो इससे क्या होगा, वो पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, और जुडिशरी पे प्रेशर लगाना, ये भी हमने देखा है कि मतलब सिर्फ अभी नहीं, मतलब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है तब ये सारे चैलेंजेस तब से ही हमारी कंट्री फेस कर रही है। जो वीडम इंस्टीट्यूट है उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का टाइटल दिया है, मतलब एक ऐसी ऑटोक्रेसी, एक ऐसी अथॉरिटेरियन कंट्री जहाँ पे इलेक्शन होते हैं। और अंबेडकर ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इंडिपेंडेंस ब्रॉट एट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिया कैन नो लॉन्गर ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर फेलियर्स। ये भी बहुत अच्छी लाइन है जो कि आप ऐसे के अंदर या मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो कि हम इंडिपेंडेंट जब से हो गए उसके बाद से हम अब ब्रिटिश को ब्लेम नहीं कर सकते हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, अब हमें ही हमारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स। तो ये जो ऑथर हैं ये बोल रहे हैं कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तब हम एक वर्ड बोलते हैं फाउंडिंग फादर्स, है ना, यही बोलते रहते हैं हम कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस प्रोसेस में हम फाउंडिंग मदर्स को भूल जाते हैं, जो वुमेन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा है इंडिया में पॉलिटिकल लैंडस्केप में बदलाव लाने की और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। वहाँ पे वो जो वुमेन है उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो अब ये इन्होंने बताया है कि कैसे वुमेन ने हेल्प करी है कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडिया में जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, इसमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो प्रीलिम्स में और मेंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे इन्होंने बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक अ कॉम्प्रोमाइज। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथर बोल रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें बहुत सारी डिमांड आई, बहुत सारी वुमेन ने डिमांड करी कि
विमेन को भी इक्वल राइट्स मिले मैन के जैसे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, एक कॉम्प्रोमाइज करा कि विमेन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इक्वल राइट्स दे दी, हर जगह विमेन के साथ इक्वल राइट्स ही है मैन की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ज्यादातर जो रिलीजन्स हैं उनका उनका जो खुद का एक पर्सनल लॉ होता है, उनका खुद का एक पर्सनल लॉ होता है। अभी जो पर्सनल लॉ है इसमें जो विमेन की राइट है वो रिलीजन खुद ही डिसाइड करेंगे। जो बड़े रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो खुद ही अपने पर्सनल लॉज में डिसाइड करते हैं कि विमेन की राइट कितनी है और कितनी नहीं है। तो जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं कि इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेन को प्रॉपर राइट्स दी है, लेकिन जो पर्सनल लॉज है ना उनको भी अलाउ कर दिया, जहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स कुछ हद तक विमेन्स की राइट्स को कर्ब कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। देन उन्होंने बोला कि जब फाउंडिंग मदर्स हैं वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब वो अंबेडकर के जो विजन है उसके काफ़ी क्लोज थे, जिसमें उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन की बात करी थी, जहाँ पे जो पेट्रियार्की है उसको स्टॉप करना है या उसको डिसमेंटल करना है, उसको ख़त्म करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोल ऑफ वुमेन, क्योंकि देखो 75th ईयर है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो रोल ऑफ वुमेन इन क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या रोल ऑफ वुमेन इन डिफाइनिंग द पॉलिटिकल इकोसिस्टम इन इंडिया, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पे आपको इनके नाम याद रखने हैं और प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो राजकुमारी अमृत कौर थी वो उन्होंने डिक्लेयर करा कि इंडियन वुमेन नो लॉन्गर अडहेयर टू द प्रिंसिपल जो कि मेन इम्पोज करते हैं। एंड ये चीज़ इस एडिटोरियल में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका नाम मेंशन है इसलिए यहाँ पे इनके बारे में एक डिटेल मैंने इंक्लूड करी है कि शी इज़ अ को फाउंडर फॉर ऑल इंडियाज वुमेन कॉन्फ्रेंस जो कि 1927 में बनी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बाय द वे जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो हेल्थ मिनिस्ट्री की पोजीशन भी संभालती है राजकुमारी अमृत कौर। देन फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड हुई थी, जैसे हंसल मेहता एंड अमृत कौर दोनों ने बात करी कि विमेन को इक्वली फंडामेंटल राइट्स दी जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली ये चीज़ें है भी। और फॉर एग्जाम्पल जो हंसा मेहता है इनका बहुत बड़ा रोल है बाय द वे, ठीक है। ये चीज़ भी आर्टिकल में नहीं लिखी लेकिन मैंने इंक्लूड करी है क्योंकि उनका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। हंसा मेहता ने क्या करा पता है, उन्होंने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बन रहा था, तब उन्होंने जो यूडीएचआर का आर्टिकल 1 में है ना उसमें एक अमेंडमेंट करवाया था। एक्चुअली यूडीएचआर में लिखा है ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो यहाँ पे उन्होंने ये जो मेन शब्द है इसको बदल के ह्यूमन में कन्वर्ट कराया था, और हंसा मेहता का ये इनिशिएटिव था। तो ये आपको उस पर्सपेक्टिव से इनका नाम ध्यान रखना है। जो हंसा मेहता है और जो अमृत कौर हैं उन्होंने और ज़्यादा पुश करा था यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए भी, जिसमें वो ये कोशिश कर रहे थे, उनका एम यही था यूनिवर्सल सिविल कोड से कि ये जो पर्सनल लॉज हैं जिसमें रिलीजन इंस्टीट्यूशंस के पास पावर है कि वो वुमेन की राइट कम कर सके, यूनिवर्सल सिविल कोड से ये इंश्योर हो जाएगा कि वो वुमेन की राइट्स अपने आप नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल सिविल कोड को भी थोड़ा सा पुश करा था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको, उनकी जो डिमांड है उसको इग्नोर नहीं करा, क्योंकि आपको पता है कि जो डीपीएसपी का सेक्शन है आर्टिकल 44 स्पेशली वहाँ पे यूनिवर्सल सिविल कोड का मेंशन है। देन रिकग्निशन ऑफ सेक्युलरिज्म, जो बेगम एजाज रसूल है, अब इनका भी नाम को ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डिक्लेयर करा था कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये जितने भी विमेन के मैं आपको नाम ले रहा हूँ ये आपको प्रीलिम्स के लिए तो ध्यान रखने ही है और मेंस के लिए भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको इनका नाम वहाँ पे लिस्ट करना पड़ेगा। अगर विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो आपको बेगम एजाज रसूल का भी नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इनिशियल ऑप्टिमिज्म फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है उन्होंने भी ये बोला था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करा, क्योंकि डेफिनेटली आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वालिटी के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि विमेन को मेन के बराबर रखती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आर्टिकल स्टबल बर्निंग एंड सैटेलाइट डेटा, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जो स्टबल बर्निंग है इस पर बहुत सारे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने डिस्कस करा है उसका कॉज और वो क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है कि कैसे स्टबल बर्निंग का जो डेटा हमें पता चलता है वो सैटेलाइट को यूज़ करके लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, बट जो हमारे काम की है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो मैंने इंक्लूड करी है। तो बहुत ही छोटा सा ब्रीफ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्टबल बर्निंग क्या होता है। एक्चुअली होता ये है कि मार्च और अप्रैल आते आते पंजाब और हरियाणा में
जो पानी है वो बिल्कुल उसकी कमी हो जाती है, बहुत कम हो जाता है पानी यहाँ पे, ठीक है। और यही इसी के बाद एक महीना आता है, एक सीज़न आता है राइस को उगाने का। लेकिन राइस एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। 1 किलोग्राम राइस को उगाने के लिए 2 से 5,000 लीटर पानी लगता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, यही कुछ महीने हैं जिनके ठीक बाद राइस को उगाना होता है, लेकिन हमें पता है कि इन महीनों के बाद तो जो पानी है पूरा खत्म हो जाता है। तो पानी आएगा कहाँ से? अंडरग्राउंड पानी है। अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करा जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाएगा। तो पंजाब और हरियाणा की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने कुछ जगह एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम राइस को उगाने के लिए थोड़ा वेट करें। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम मार्च और अप्रैल के ख़त्म होते ही राइस को उगा दें, नहीं। हम वेट करेंगे, जून जुलाई तक वेट करेंगे थोड़ा। जब मानसून आ जाएगा ना, मानसून के आने के बाद फिर हम राइस को उगा देंगे। तो ये डिसाइड हो गया, क्योंकि मानसून आएगा तो डेफिनेटली जो बारिश है वो होगी और अंडरग्राउंड पानी पे जो राइस की खेती है वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी। ये गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट्स का एम था। लेकिन अब इससे एक नुकसान और हो गया। क्या नुकसान हुआ? देखो, जितनी लेट आप राइस को उगाओगे उतनी ही लेट आप राइस की फसल को काटोगे भी। जो हार्वेस्ट है वो भी तो और लेट होगी ना। लेकिन देखो, जो अक्टूबर या फिर जो नवंबर का महीना होता है, ये अब ऐसा टाइम आ गया जहां पे वीट को हमें बोना है, गेहूं को उगाना है अब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब देखो, जब नॉर्मल साइकिल थी तब तो आप राइस को काट के जमीन साफ करके रेडी होते गेहूं की फसल उगाने के लिए। लेकिन अब हुआ क्या? राइस ही हमने इतनी लेट उगाई है कि अभी भी राइस जो है वो आपकी खेत पर उगी हुई है, लेकिन टाइम तो आ गया वीट उगाने का। तो क्या करा जाता है? राइस को जल्दी से काटा जाता है, जल्दी से काटा गया। और जब भी राइस को काटा जाएगा तो पीछे बहुत सारा मलबा बन जाएगा, जिसको स्टबल बोला जाता है या डिब्री बोला जाता है, ठीक है। अब इतना टाइम ही नहीं है कि इस डबरी को हाथ से हटाया जाए, तो उसको जल्दी से जल्दी हटाना है तो उस पर आग लगा दी जाती है, और यही होती है स्टबल बर्निंग। और इसी के कारण इसी टाइम में जो हवाएं हैं, मतलब और भी क्या होता है, इसी टाइम में हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पे है पंजाब हरियाणा, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे है दिल्ली, पंजाब हरियाणा के ऊपर स्टबल बर्निंग का बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर है, वो दिल्ली के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि कहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है? इसके लिए हम सैटेलाइट का डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन जाएगा कि एक्वा और सौमी एनपीपी, ये प्रीलिम्स में लिटरली लिखा होगा कि एक्वा और सौमी एनपीपी ये न्यूज़ में थे, बताओ क्यों, या फिर ये क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये नासा की सैटेलाइट्स का नाम है जिनको यूज़ करके डेटा कलेक्ट करा जाता है कि स्टबल बर्निंग हो रही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो CAQM है, CAQM क्या है? सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उनको भी क्रिटिसाइज करा कि जो CAQM है उन्होंने ढंग से मॉनिटर नहीं करा एयर क्वालिटी को। इनफैक्ट CAQM ने बोला कि जो स्टबल बर्निंग है वो कम हो गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी या फिर डिफरेंट सैटेलाइट्स बता रही है कि नहीं, स्टबल बर्निंग तो बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस निकल के आया, ठीक है। जो CAQM है उन्होंने फिर जनवरी में जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसरो का, उसको भी बोला कि प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करो, क्योंकि देखो जितना डेटा हो उतना बेटर रहेगा स्टबल बर्निंग की जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने में। फिर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसकी एक और सैटेलाइट है सेंटिनल। इस सैटेलाइट को भी यूज़ करा जाता है, जो कि हर 5 दिन में अपडेट होता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इस पूरे आर्टिकल से आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है: सेंटिनल, सौमी एनपीपी और एक्वा। इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मेस इन लद्दाख ओपन्स इट्स वन ऑफ अ काइंड आई टू द कॉस्मिक गामा रेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो, प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, और मेंस में ना स्पेस टेक्नोलॉजी पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने, ये आपका एक एग्जांपल होगा वहाँ पे। तो एक बार इसको देखते हैं कि ये है क्या। तो मेस, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। ये एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, लेकिन ये एक हेक्सागोनल शेप में है, मतलब इसके 6 साइड्स हैं। ये भी काफ़ी इजीली आप इसको देख सकते हो। जैसे एक साइड हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल शेप में बनाया गया है। डेफिनेटली यहाँ पे तो आपको 8 साइड्स इसके दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 8 साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे छोटे
हेक्सागोनल इसमें यूनिट्स लगाई गई हैं, हेक्सागोनल यूनिट्स लगा के इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। तो जो हेक्सागोनल शेप है ना इसकी, वो इससे रिजेंबल करती है। यहाँ पे ये जो आपको टेलीस्कोप दिख रहा है ये वाला, और ये जो है ये नासा ने बनाया था और इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये सारी चीज़ें लिखी है, इसको भी हम देखेंगे। तो यूजुअली जो ऐसे टेलीस्कोप होते हैं ना इस टाइप के, वो ऐसे होते हैं थोड़े डोम डोम वाले। लेकिन ये जो टेलीस्कोप है ये टेलीस्कोप डोम वाला नहीं है। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा हेक्सागोनल, छोटे छोटे हेक्सागोनल यूनिट से बना है। एंड ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो हेक्सागोनल यूनिट्स है वैसे यहाँ पे यूनिट्स लगे हुए हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप की मैं बात कर रहा हूँ ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। ये देखो लद्दाख हमें पता है इतना ऊपर है, और यहाँ पे जो लद्दाख का साउथ ईस्ट पार्ट है, मतलब लद्दाख का साउथ ईस्ट, यहाँ पे एक जगह है हानले, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है। अब आपको इस हानले की लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये कहाँ है ऐसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे, और क्योंकि हानले मेज के कारण न्यूज़ में आ गया, तो अब इस पूरे रीजन में जितनी भी सिटीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि इन सिटीज़ की आपस में लोकेशन कैसे है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बना देगी प्रीलिम्स कि लद्दाख की सिटीज़ दे देगी आपको और बोलेगी कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। तो आपको लोकेशन पता होगी तभी तो आप अरेंज कर पाओगे ना। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो हानले यहाँ पर है, ये तो आपको पता है। अब देखो यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में क्या है, डेमचौक। डेमचौक अभी बहुत सारा ज़्यादा न्यूज़ में था, चाइना के साथ यहाँ पे एक फ्रिक्शन पॉइंट था। अब यहाँ पे वो जो फ्रिक्शन पॉइंट है उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अगर आप इसके ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे है चुशूल, ये भी इसी कारण न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ द इशू विद चाइना। ठीक है, देन सो चुशूल इसके ठीक ऊपर है, वो भी आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे ले है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है लद्दाख की। ठीक है, तो इनका आपस में जो लोकेशन है ना वो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है, बहुत इजीली कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अगर ऐसे आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ कि लिखा क्या है। लिखा ये है कि मेस का फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो मेस है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे आई नो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बट आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए बस, तो उतना आपके लिए इनफ होगा। तो पहले तो आपको मेस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि यह है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि गामा रेस को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है? गामा रेस को। ठीक है, अब गामा रेस क्या है? देखो जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे जो हमारी विजिबल लाइट है ना, जितने सारे आप कलर्स देखते हो पूरे वर्ल्ड में, ये विजिबल लाइट में आते हैं। ये है क्या? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और हर लाइट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। जैसे जो रेड कलर है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, लेकिन जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही अगर आप विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से थोड़ी और हायर फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखोगे तो ऐसे राइट डायरेक्शन में चलते जाएंगे ना, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेज होती है उनको कहते हैं गामा रेज। तो ये हाईएस्ट एनर्जी फोटॉन्स हैं। ठीक है, एंड ये बनते कैसे हैं? जो बहुत बड़े बड़े फिनोमेना होते हैं स्पेस के अंदर, सुपरनोवा, जहाँ पे जो एक बहुत बड़ा स्टार है उसकी डेथ हो जाती है तो वो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, पल्सार्स, ब्लैक होल, गामा रे बर्स्ट, तो इतने बड़े इवेंट से गामा रेज निकलती है और उन्हीं को ये डिटेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली होता यहाँ पे ये है कि जो गामा रेज हैं वो अब स्पेस में बनी है तो चलते चलते अर्थ पे आती है, बट ये अर्थ के सरफेस के आने से पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है। ठीक है, तो ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है, ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है, तो यहाँ पे वो टकराने के बाद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स का जनरेशन करती है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ये क्या होता है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि गामा रेज आती है बाहर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर को वो पार नहीं कर पाती, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एक बनाती है, और ये जो पेयर है ना ये एक छोटा सा फेंट ब्लू रेडिएशन दे देता है, मतलब थोड़ा ब्लू कलरिश एक रेडिएशन देता है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसको किससे डिटेक्ट करते हैं? ये जो फेंट ब्लू रेडिएशन है इसको डिटेक्ट करते हैं हम उन टाइप के टेलीस्कोप्स से जिनको बोला जाता है इमेजिंग एटमॉस्फेरिक
चर्नकोव टेलीस्कोप। मतलब ये ऐसे टेलीस्कोप हैं जो इस चर्नकोव रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। तो जो मेज है ये एक टाइप का IACT टेलीस्कोप ही है, बस यही आपको जानना है, ठीक है। ओवरऑल इसकी बात करें तो ये 21 मीटर वाइड है और ये लार्जेस्ट है एशिया के अंदर। एशिया का ये लार्जेस्ट चर्नकोव टेलीस्कोप है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट चर्नकोव रेडिएशन डिटेक्ट करने वाला ये टेलीस्कोप है। बहुत सारी इंडियन एजेंसीज आई हैं साथ में इसको बनाने के लिए, जैसे TIFR, देन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये 2-3 चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे हेक्सागोनल इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, हनीकोम स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली आप इसको देख सकते हो, ये यहाँ पे जो गामा रेडिएशन है वो गामा रेडिएशन तो नहीं, गामा रेडिएशन तो ऊपर एटमॉस्फेयर से टकरा के खत्म हो गया, लेकिन गामा रेडिएशन जब एटमॉस्फेयर से टकराएगा तब चर्नकोव रेडिएशन निकलेगा। तो चर्नकोव रेडिएशन इस टेलीस्कोप की डिश से टकराएगा और ये यहाँ पे फोकस हो जाएगा और फिर इसको डिटेक्ट करा जा सकता है उस पर्सपेक्टिव से। तो ये डोम्ड नहीं है, हमने देखा इसके जो मिरर्स हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज्ड हैं और इसका यूज़ है कि हम डार्क मैटर को, जो कि 85% ऑफ द यूनिवर्स मास है, उसको और ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। बस यही इसका यूज़ है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूज़ में एंड हैव अ गुड डे।